नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस्तीफा लिखकर फैक्स करने की बात तो हम सब सुनते ही रहे हैं, मगर यह भारतीय राजनीति का पहला इस्तीफा है जो स्टेटस अपडेट की शक्ल में आया है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने फेसबुक पर अपने इस्तीफे का लंबा सा पोस्ट लिखा तो 2 घंटे के भीतर 3400 से ज्यादा लाइक्स मिल गए और 1163 शेयर हो गए। 2 घंटे में 896 कमेंट भी आ गए। फेसबुक पर आनंदी पटेल को 3,82,000 से कुछ ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। ये सब इसलिए बताया कि अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच फैसले की भनक किसी को नहीं लगती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद तक किसी को पता नहीं था कि स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदला जा सकता है। एकमात्र कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोशन पाने वाले प्रकाश जावड़ेकर को भी पता नहीं होगा कि वे स्मृति ईरानी की जगह लेने वाले हैं। यह फैसला ऐसा था कि कई दिनों तक अटकलें चलती रहीं कि स्मृति ईरानी को क्यों हटाया गया। यह उदाहरण बताता है कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक फैसले अपने वक्त और अपने अंदाज में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को उनके ट्विटर हैंडल से समझने वाले नादान लोगों को अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। यह भी कि मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने इस्तीफे की खबर फेसबुक पर पोस्ट करके क्यों दी। ये और बात है कि पोस्ट के तुरंत बाद रिकॉर्डेड बयान आया और अमित शाह ने पत्र मिलने की बात स्वीकार कर ली। फिर भी क्यों यह खबर उस तरह से नहीं आई जैसे स्मृति ईरानी के हटाए जाने की खबर देर रात आई थी। दिल्ली के सारे सुरमाओं के सूत्र कहां बेखबर रहे कि आनंदीबेन अपने इस्तीफे का ऐलान खुद करने वाली हैं। कितना अंतर है स्मृति के हटाए जाने और आनंदीबेन के हटने के फैसले की खबर सार्वजनिक होने में। दशकों तक गुजरात की राजनीति में एकमात्र और एक छत्र दिखाई देने वाले नरेंद्र मोदी उतने भी अकेले नहीं थे। उनके कुछ करीबी और विश्वास पात्र भी थे। तभी तो प्रधानमंत्री के आते ही अमित शाह दिल्ली आ गए और आनंदीबेन को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी 12 साल तक मेरा गुजरात कहते रहे। कोई अपने कलेजे को किसी के हाथ यूं ही नहीं सौंप देता। इस खबर में जान तब आएगी जब कोई यह राज खोल देगा कि किसने कहा होगा प्रधानमंत्री से कि अब आनंदीबेन पटेल का वक्त आ गया है, या आनंदीबेन पटेल ने खुद अपना फैसला बताकर दोनों की उलझनों को खत्म कर दिया होगा। क्या यह तीनों का साझा फैसला रहा होगा? राजनीति में रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं और जब किसी मुकाम पर पहुंचकर अलग होते हैं तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होती है, घटना होती है। 1998 से आनंदीबेन पटेल मंत्री हैं और 2 साल से मुख्यमंत्री। 2001 से गुजरात में राजनीतिक स्थायित्व है। गुजरात में 14 साल में सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री का पद बदला, वो भी तब जब उसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए। मौजूदा सरकार गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही बनी थी। एक तरह से देखें तो 2012 से लेकर 2016 के बीच गुजरात को तीसरा मुख्यमंत्री मिलने वाला है। जमाने बाद गुजरात में ऐसा हो रहा होगा। फेसबुक पर आनंदीबेन पटेल ने लिखा कि पिछले 30 सालों में मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिला है। मैंने संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिसे मैं अपनी किस्मत समझती हूं। महिला मोर्चा से लेकर मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी तक पार्टी ने मुझ पर विश्वास रखा, इसकी मैं ऋणी हूं। कुशल संगठक, दीर्घदर्शिता और कर्मठ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले संगठन में फिर सरकार में काम करने का मुझे मौका मिला, जिसकी वजह से लगातार मैं लायक बनी। पिछले 18 साल से गुजरात सरकार में अहम विभागों में काम करते करते अनेक रचनात्मक सुधार किया और प्रजा के लिए अनेक योजनाओं के अमलीकरण और पारदर्शिता लाने में लगातार कोशिश करती रही हूं। मैं नरेंद्र भाई और वरिष्ठ नेतृत्व ने गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मई 2014 में मुझे सौंपी। इसको मैं गुजरात की समग्र महिलाओं का गौरव मानती हूँ। श्री नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल से अधिक समय कार्यरत रहे और उनकी जगह मेरा चयन हुआ, जो आकाश में तारे गिनने जैसा कठिन कार्य था। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने गुजरात के विकास कार्यों को जो एक दिशा दी थी, उसको तेज गति से आगे बढ़ाने में मैं पीछे नहीं रही हूँ। क्या वाकई बीजेपी में 75 साल का कोई बेंचमार्क बन गया है, जिसके कारण मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को पद छोड़ना पड़ रहा है?
वे नवंबर में 75 साल की हो जाएंगी, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट मंत्री हैं, कलराज मिश्र, जो पिछले महीने 75 साल के हो गए, मगर वे अभी तक नहीं हटाए गए। शायद यूपी चुनाव तक ना हटाए जाएं। क्या ये भी इस्तीफा देने वाले हैं? कोई मांग कर सकता है। 75 का यह बेंचमार्क सबके लिए है या परिस्थितियों के अनुसार है? राजनीति तभी दिलचस्प लगती है जब आप इसे किस्सों की तरह देखते हैं। जैसे ही आप सिर्फ खबर की नजर से देखते हैं, नीरस हो जाती है। गुजरात की राजनीति में आक्रामकता एक स्थायी भाव है। क्या जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो संगठन और सरकार में धमक रखने वाला होगा या दिल्ली से चलने वाला होगा? क्या दिल्ली से गुजरात चलाने का प्रयोग असफल रहा या आनंदीबेन पटेल अहमदाबाद से ही गुजरात चला रही थी, जिसमें वो फेल हो गई? उनके फेसबुक पोस्ट के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भी बयान आ गया। अमित शाह ने आनंदीबेन पटेल के कार्यकाल को सफल बताते हुए कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अब उनके फैसले पर संसदीय बोर्ड विचार करेगा। क्या अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? कुछ महीनों तक मीडिया में चलने वाली चर्चाओं में अमित शाह का नाम भी खूब आया करता था। 5 जून को इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या अमित शाह आनंदीबेन पटेल की जगह लेंगे? 2 जून को इंडियन एक्सप्रेस में गुजरात की राजनीति को सूक्ष्म निगाह से देखने वाली शीला भट्ट की खबर का हेडलाइन है कि बीजेपी गुजरात में सीएम खोज रही है। महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन होगा। उनकी भी खबर में अमित शाह का नाम आता है। शीला भट्ट ने लिखा है कि बीजेपी के भीतर कई लोग मानते हैं कि गुजरात में अगर कोई अंतर ला सकता है तो वो सिर्फ अमित शाह ला सकते हैं। जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से किसी का अमित शाह की तरह कमांड नहीं है, नियंत्रण नहीं है। यह जून नहीं है दर्शकों, यह अगस्त शुरू हो गया है। इन 2 महीनों में यूपी का चुनाव और करीब आ गया है। यूपी में बीजेपी का कार्यकर्ता अपने पार्टी नेतृत्व से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के ऐलान की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या अब ऐसा हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व में से खुद एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर गुजरात चला जाए? यूपी जैसे चुनाव से पहले बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा बदलाव करने का जोखिम क्या प्रधानमंत्री लेना चाहेंगे? यह सवाल भी आएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह का विकल्प कौन होगा। गुजरात में बात सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की नहीं है। पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन के कारण बीजेपी के आधार को लगातार चुनौती मिल रही है। दलित आंदोलन ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, उसने बीजेपी के खेमे में घबराहट बढ़ाई है। रोहित वेमुला के बाद दलित राजनीति में जो उबाल आया था, उससे उबरने के लिए बीजेपी ने कितने कार्यक्रमों को लॉन्च किया। कुंभ में साथ नहाने से लेकर साथ बैठकर खाना खाने तक का कार्यक्रम किया, लेकिन ऊना की घटना ने उन सारे कार्यक्रमों पर पानी फेर दिया है। रविवार को अहमदाबाद में 30 से अधिक दलित संगठनों की इस विशाल रैली ने पार्टी को हैरान किया होगा कि इतनी बड़ी सभा तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई। बिना एक नेता या संगठन के इतने दलित 2-2 बार अहमदाबाद में कैसे जुटे ही नहीं। गौ रक्षा के हिंसक और भावनात्मक सवालों का जवाब जिस तरह से गुजरात के दलितों ने दिया है, उस तरह से शेष भारत के दलित नेताओं या कार्यकर्ताओं या विद्वानों को भी नहीं सूझा। उन्हें रोहित वेमुला के वक्त भी समझ नहीं आया और स्मृति ईरानी के भावुक भाषणों में बह गए, लेकिन गुजरात के दलितों ने इस मसले से भावुकता को उखाड़ फेंका है। ऐलान कर दिया है कि अब से मरी हुई गाय उठाने का काम वे नहीं करेंगे और उठाना बंद भी कर दिया है। रोहित वेमुला के वक्त मायावती ने भी बोलने की औपचारिकता निभाई थी, मगर ऊना की घटना ने उन्हें भी आक्रामक बना दिया है। अब 4 अगस्त को गुजरात जा रही हैं। वेमुला से लेकर ऊना तक यह सवाल जब जोर पकड़ा कि दलित उत्पीड़न पर बीजेपी के दलित सांसद क्यों आवाज नहीं उठाते, क्यों दलित सांसद आवाज नहीं उठाते, इसका असर हुआ। दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति फोरम के 160 सांसदों ने अलग से बैठक की। प्रधानमंत्री को साफ संदेश दिया कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन 160 सांसदों में से बीजेपी के भी सांसद हैं। सभी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर गुजरात के दलितों के फैसले का समर्थन कर दिया और कहा कि उन्होंने मरी हुई गाय हटाने से लेकर हाथ से सीवर साफ करने का काम सभी को अब बंद कर देना चाहिए। हैदराबाद के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने जब बयान दिया कि ऊना में गौ मांस के आरोप में दलितों की पिटाई सही हुई है, तो बीजेपी सांसद उदित राज ने तुरंत बयान जारी किया कि इस विधायक को पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। जाहिर है गुजरात के दलितों की आवाज अब सबके कानों में गूंज रही है। अगर दलित आंदोलनों की प्रतिक्रिया में आनंदीबेन का इस्तीफा हुआ है, तो क्या कोई दलित मुख्यमंत्री होने वाला है? आनंदीबेन की जगह कौन लेगा? नितिन पटेल का नाम आगे चल रहा है। क्या नितिन पटेल उन सवालों का जवाब होंगे जिन्हें लेकर गुजरात में बीजेपी परेशान है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ 3 पत्रकार विचारक हैं। राजीव पाठक हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एनडीटीवी इंडिया के अहमदाबाद से।
प्रशांत दयाल साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आकार पटेल लेखक और पत्रकार हैं। राजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस्तीफे की खबर फेसबुक से आई, एक अंतर दिखा। स्मृति ईरानी का जब मंत्रालय बदला गया तो सूत्र पहले काफी सक्रिय हो गए और बाद में खबर आई, लेकिन यहां आनंदीबेन पटेल ने अपनी सूचना पहले दी। उन्हें किसने कहा होगा आपकी नजर में कि आप इस्तीफा दे दीजिए, या प्रधानमंत्री को किसने कहा होगा कि आनंदीबेन का इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, ये मैं दावे से ये कह सकता हूं कि इसमें आनंदीबेन और नरेंद्र मोदी के अलावा शायद अमित शाह की भी भूमिका नहीं रही होगी इस फैसले में, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार आनंदीबेन जिस तरह के कदम उठा रही थी, जिस तरह के फैसले कर रही थी, सबसे पहले उन्होंने 15 अगस्त से पूरे राज्य में टोल टैक्स लेना बंद कर दिया कि छोटी कार और फैमिली कार्स जो है और उन सभी का टोल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा 15 अगस्त से। जो बीजेपी अध्यक्ष हैं विजय रूपाणी, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। पटेलों के खिलाफ जो पिछले साल अगस्त में जो हिंसा हुई और जो उन पर केसेस हुए थे, वो विड्रॉ करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसमें भी कैबिनेट के किसी भी मंत्री को इसके बारे में भनक तक नहीं रही। तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो घटनाक्रम चल रहा था, आनंदीबेन पूरी तरीके से अकेले ही फैसले ले रही थी, और जो उनके करीबी बताते हैं और जो हम इतने सालों में जान पाए हैं, इस फैसले में आनंदीबेन और नरेंद्र मोदी के अलावा तीसरे किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी या उसमें कोई भी उनका ओपिनियन रहा होगा, ऐसी कोई संभावना मैं नहीं देखता हूं। पूरी तरह से आनंदीबेन ने नरेंद्र मोदी से बात करके कॉन्फिडेंस में उन्होंने जिस तरह से ये घोषणा की है, आपको बता दूं कि 2 बजे तक तो वो अपनी ऑफिस में ये चर्चा करती रही कि आने वाले 3-4 दिनों में जो अलग अलग कार्यक्रम है वहां जाएंगे तो वहां क्या कार्यक्रम होगा, क्या होगा। 3 बजे के बाद अचानक वो किसी से बात करती हैं और उसके बाद वो वीडियो अपने हाथ से एक लेटर लिखती हैं जो अपने पर्सनल सेक्रेटरी से वो टाइप करवाती हैं, और उसके बाद वीडियो कैमरामैन बुलाया जाता है और अपना संदेश रिकॉर्ड करती हैं। सबसे पहले जो उनका लेटर है वो पोस्ट होता है फेसबुक पर, साथ ही अमित शाह को एक मेल जाता है और वो अपना वीडियो मैसेज आधे घंटे के भीतर सभी को पहुंच जाता है। तो उनके अलावा और किसी को इस बारे में जानकारी तक नहीं थी। तो और दूसरी जो एक दिलचस्प बात है वो आपको ये बता दूं कि आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मंजूर करें ना करें देखा जाएगा। अभी तक बीजेपी में से किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि आनंदीबेन अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, नवंबर तक ही सही उन्हें कार्यकाल अपना जारी रखना चाहिए। ऐसा अब तक बीजेपी में किसी ने भी नहीं कहा है। यही दिखा रहा है कि बीजेपी पार्टी संगठन और आनंदीबेन पूरी तरीके से गुजरात में बढ़ चुके हैं, इसीलिए आनंदीबेन का और किसी से ओपिनियन लेने का सवाल बनता ही नहीं था। जी आकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो राजीव कह रहे हैं कि ये 3 लोगों के बीच का फैसला नहीं है, ये प्रधानमंत्री और आनंदीबेन के बीच का फैसला है। हालांकि तीनों गुजरात की राजनीति के एक धुरी रहे हैं और तीनों एक दूसरे के करीब रहे हैं अपने अपने कारणों से। आपको लगता है कि इतना आसान रहा होगा प्रधानमंत्री के लिए आनंदीबेन को कहना कि आप इस्तीफा दे दीजिए? अगर रहा होगा तो अगर वो ऐसा कौन सा व्यक्ति उनके विकल्प के तौर पर देख रहे हैं जो गुजरात में जो इस वक्त बवाल मचा हुआ है उस पर वो नियंत्रण कर सकता है? राजीव की बातों से ऐसा लग रहा है कि या तो पिछले 2-3 दिनों से आनंदीबेन स्वतंत्र रूप से फैसला ले रही थी कुछ ज्यादा, या फिर वो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही कुछ ऐसे फैसले ले रही थी जो आने वाले किसी के लिए अच्छा रास्ता बना सकता है। रवीश जी, मैं नहीं मानता कि गुजरात में कोई भी मुख्यमंत्री मोदी साहब की इजाज़त के बगैर कोई बड़े ऐसे निर्णय ले पाए। एक दूसरा ये कि आप देखें तो बहुत लंबे अरसे से जो गुजरात भाजपा है वो डिस्ट्रिक्ट और शहरी लेवल पर जो लोग आज हैं वो सब मोदी साहब के लोग हैं। तो जो लोग पहले से थे, केशुभाई के लोग थे, काशीराम राणा के लोग थे, वो सब उन औहदों पर वो रहे नहीं।
तो कोई भी मुख्यमंत्री को ना तो सिर्फ मोदी साहब की सुननी होगी, लेकिन ये भी उनको मानना होगा कि जिन लोगों के साथ उनको काम करना है वो मोदी साहब के ही लोग होंगे। तो मोदी साहब का उस राज्य पर जितना नियंत्रण है, बहुत कम ऐसे पीएम होंगे हमारी तारीख में जिनका इतना पावर, इतना कंट्रोल गुजरात पे जितना मोदी साहब का है अब होगा। तीसरी बात ये कि आएगा कौन, तो ये एक बात जाननी जरूरी है कि गुजरात में भाजपा जो है वो पटेल समुदाय की पार्टी है कि 30 सालों से ये जो एक बड़ा गुट है पाटीदारों का, जो दो हिस्सों में बटा है, एक कड़वा और एक लेवा, ये मुसलसल भाजपा को वोट देते आ रहा है। जितने भी काबीना के मंत्री रहे हैं, या तो केशुभाई के कैबिनेट में या तो मोदी साहब के कैबिनेट में, ज्यादातर ये लोग पटेल ही रहे हैं। तो जैसे कि यादव सपा को देते हैं वोट यूपी में, और जैसे लिंगायत कर्नाटक में भाजपा को वोट देते हैं, ठीक उसी तरह भाजपा पाटीदार की पार्टी है। ये कहने से मुराद ये कि कोई भी सीएम हो, वो पटेल हो या ना भी हो, ये बीजेपी गुजरात में पाटीदारों की पार्टी रहेगी और थी पहले से। प्रशांत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप लोग गुजरात की राजनीति को समझते हैं, क्या प्रधानमंत्री और आनंदीबेन के इस राजनीतिक रिश्ते का अंत हो गया इसके साथ? प्रधानमंत्री ने क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो जिससे दुश्मनी करते हैं खूब निभाते हैं, और जिससे दोस्ती करते हैं उसका खूब ख्याल भी रखते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस दोस्ती के लिहाज से कि प्रधानमंत्री ने एक सख्त फैसला लिया है उन्हें कुर्सी से हटने के लिए संदेश देकर, जैसा राजीव कह रहे हैं कि वहाँ कोई आनंदीबेन के समर्थन में नारा भी नहीं लगा रहा है कि आनंदीबेन हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, और अब कोई कह भी नहीं रहा है कि कोई महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। प्रशांत साहब। देखिए रविश जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और आनंदी जी को उनके उत्तराधिकारी तरीके तौर पे चुना गया, तब ये गुजरात बीजेपी के लिए अनपेक्षित निर्णय था। काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और सभी की अपेक्षा ये थी कि हम में से कोई एक बनेगा, और किसी को भी कल्पना नहीं थी, यहाँ तक कि गुजरात के पत्रकारों को भी ये कल्पना नहीं थी कि आनंदीबेन को मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी अपना स्थान देके जाएंगे। तो ये दोनों में पिछले 20 सालों से ये तालमेल रहा है, दोनों एक दूसरे की राजनीति समझते हैं, दोनों एक दूसरे के रिश्ते समझते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये आनंदीबेन को नाराज करके प्रधानमंत्री ने उन्हें हटाया है। उनको भरोसे में लेके, उनको विश्वास में लेके, और उनको एक नई जिम्मेवारी देने का आश्वासन देके उनसे इस्तीफा लिया गया है। ये दोनों के बीच की समझौते, जैसे राजीव ने बताया कि ये समझौते में कहीं अमित शाह का भी स्थान नहीं होगा। अभी प्रशांत दयाल का वीडियो फ्रीज हो गया है, पर राजीव आप बता सकते हैं, इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि जब अमित शाह का आकार, दोनों का सिग्नल चला गया आकार, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अगर अमित शाह इस फैसले में शामिल नहीं हैं, तो क्या आप इस अटकल को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि गुजरात में जो मोदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है वो एक तरह से अमित शाह हो सकते हैं, कोई दूसरा अब नहीं हो सकता है वहां? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमित शाह साहब नहीं होंगे, क्योंकि जो 15 सालों में शाह साहब का और मोदी जी का जो रिश्ता रहा है वो कायम है, और मोदी जी को चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति नेशनली हो जिसपे वो भरोसा रखें, जो पार्टी को अपने काबू में रख पाए, जो शाह साहब ने किया है। और आप बिहार और दिल्ली को छोड़कर देखें तो जो नतीजे आए हैं चुनाव के, वो भी भाजपा के लिए बहुत ही अच्छे आए हैं। तो
ऐसी जगह से किसी को हटाकर एक राज्य में डालना मैं नहीं मानता कि ये होगा। दूसरा ये कि एक कैंडिडेट है गुजरात में जो कि मोदी जी का काम, जो उनकी जो फेवरेट मिनिस्ट्रीज थी, पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, पावर, ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर थी, जो आज भी गुजरात के कैबिनेट में है, जिनका नाम है सौरभ पटेल। वो धीरूभाई अंबानी के भाई की बेटी से उनकी शादी हुई है। बहुत ही कॉम्पिटेंट शख्स हैं वो। उनका खुद का कोई पावर बेस नहीं, तो कोई जो डार्क हॉर्स होगा वहां पर, तो मेरा ये मानना है कि वो होंगे। वैसे बाकी पटेल समुदाय के तो बहुत लोग हैं वहां पर, नितिन भाई है, पुरुषोत्तम रूपाला है, लेकिन एक सौरभ पटेल को हमें करीब से देखना चाहिए। पर ऐसे किसी व्यक्ति को वो लाकर क्या हासिल करेंगे राजनीतिक रूप से, जिसका जनाधार नहीं है, जिसकी प्रशासनिक क्षमता भले ही बेहतर हो अपने समकक्षों की तुलना में, लेकिन जो हालात है गुजरात में, वो प्रशासनिक कार्य तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गुजरात दिल्ली से चलाया जाता है, तो वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जनाधार और जनसंवाद की जरूरत है, वो क्या आपको लगता है कि सौरभ पटेल पूरी कर सकते हैं? अगर उन्हें अमित शाह भी एक तरह से बैक करें और प्रधानमंत्री का तो समर्थन रहेगा, तभी तो वो बनेंगे, वो या नितिन पटेल। हाँ, एक तो ये कि उनको अब एक्सपीरियंस है काफी, 15 सालों से वो कैबिनेट में रहे हैं भाजपा की। दूसरा ये कि जो दो गुट आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से एक गुट जो है दलितों का, वो कभी भी भाजपा के लिए वोट डालता नहीं है। उनकी बातों को, खास तौर पर दलित समुदाय की बातों को भाजपा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले से कांग्रेस के वोटर हैं। जो एक जहालत वहां पर चल रही है आजकल, वो एक हिंदुत्व की जहालत है। ज्यादातर जो भाजपा के जो वोटर हैं वो ये मानते हैं कि जो उन्नाव में हुआ वो ठीक हुआ। तो कोई नए सीएम आकर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, ये मैं नहीं मानता। दूसरा कि जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पटेल के पास और कोई रास्ता नहीं, वो भाजपा के साथ है पहले से और रहेगा। उसने कभी भी 30 सालों में कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वहां पे कोई तीसरी पार्टी नहीं। आप है, लेकिन वो क्या कर पाती है वो देखना होगा। तो भाजपा जो है, 2014 में भाजपा को 50% से ज्यादा वोट मिला था गुजरात में। सारी की सारी जो सीटें हैं वहां की, 26 सीटें वो भाजपा को गई थी। तो मैं नहीं मानता कि भाजपा अपने आप को कमजोर समझती है गुजरात में। और ये बात सही है कि वहां से जो समाचार आ रहे हैं बहुत गंभीर हैं, लेकिन दिल्ली से जो नजरिया है वो अभी भी यही है कि ये राज्य जो है हमारे काबू में है। पर आकार साहब, ये बताइए कि कई लोग यहां मैं देख रहा था कह रहे थे कि बीजेपी को लाभ इसलिए भी है कि विपक्ष के रूप में वहां कांग्रेस जो है वो एक तरह से समाप्त प्राय है। जैसे इसी आंदोलन में अगर दलित वोट नहीं करते हैं तो उसमें कांग्रेस की सक्रियता देख लीजिए, राहुल गांधी गए और वहां से चले आए, बात खत्म हो गई। तो क्या कांग्रेस का कोई नेतृत्व इस तरह से नहीं है जो इन मौजूदा स्थितियों का लाभ उठा सके? क्या इसी वजह से लोग अब आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात के बावजूद कि बीजेपी की स्थिति वहां बिल्कुल खराब नहीं हुई जैसा कि आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हकीकत यह है कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस को 33% से कम वोट नहीं मिला। माने बहुत ही बड़ा ऐसा वहां पर कांग्रेस का वोट बेस है। इसके बावजूद एक भी चुनाव वो जीत नहीं पाया। बाबरी मस्जिद ढांचे के गिराने के बाद कांग्रेस ना तो वहां पर कोई भी लोकसभा ना तो कोई भी विधानसभा चुनाव जीत पाई है। कुछ 2-3 सालों तक 91, 92, 93 में जब जनता दल का एक रंप कांग्रेस में शामिल हुआ था, तब सत्ता थी कांग्रेस के पास, लेकिन 30 साल में एक भी बार वो जीत नहीं पाया। ऐसा कोई भी राज्य नहीं रवीश जी जहां पर कोई पार्टी के पास 33, 34, 35% वोट हो और वो जीत ना पाए। तो वो वोट बेस बरकरार है, लेकिन कोई क्षमता नहीं, एनर्जी नहीं, कोई काबिलियत नहीं गांधी परिवार में कि ये 35% वोट को सत्ता में बदल पाए।
प्रशांत, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप जो बात कह रहे थे कि जो फैसला है वो प्रधानमंत्री और आनंदीबेन के बीच में ही है और इस फैसले में कोई तल्खी नहीं है किसी प्रकार की कि वो एक सहमति और भरोसे के साथ ही अपना पद छोड़ रही हैं। पर हम जो बात कर रहे थे कि क्या कोई भी बीजेपी है गुजरात में, आकार साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का आधार जो है वो अभी तक पूरी तरह से मजबूत दिखता है, भले ही दिल्ली से कमजोर दिखता हो। खासकर हार्दिक पटेल के आंदोलन के फोन लाइन पर लगा दीजिए। हाँ, आंदोलन के बाद भी कोई सिग्नल में प्रॉब्लम है आकार साहब, 1 मिनट रुक जाइए, उनका फोन लाइन लगा देते हैं। क्या आप मानते हैं कि आनंदीबेन पटेल का प्रयोग जो है आकार साहब वो फेल रहा एक तरह से बिठाने का या दिल्ली से रिमोट से चलाने का? अब जो भी गुजरात में नया आएगा वो कोशिश करेगा कि वो गुजरात को गुजरात से चलाए। नहीं, ये जो जादू था मोदी साहब का वो तो नहीं रहा। जो एक बात थी हवा में पूरे देश में कि एक काबिल नेता है जो बहुत बदलाव ले पाया है यहाँ पे, वो बात नहीं रही। ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि पाटीदारों का जो आंदोलन हुआ वो बहुत ही भाजपा के लिए एक गंभीर सी बात थी, क्योंकि जो 20 सालों में वहां पर हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती जब तक बच्चे 5वीं कक्षा में ना हो तब तक। तो बहुत सारे ऐसे गुजराती उद्योगपति हैं, जैसा कि प्रेम जी साहब हैं, जैसा कि टाटा साहब हैं, वो लोग गुजरात में अपनी सर्विसेज खोल नहीं सकते। आप देखें वहां पर तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जहां मेरा घर है, वहां पर ना तो कोई विप्रो है, ना तो कोई इन्फोसिस है, ना तो कोई टीसीएस है, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाते। हम हार्दिक भाई को देखें, ऐसी जुबान में बात करने वाले हमारे शहरों में बहुत कम लोग होंगे जो लोग आंदोलन करते हैं लेकिन अपनी भाषा में करते हैं। ऐसा बंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में मानना कि ऐसा जो 1989, 1990 में हुआ था जो आंदोलन, वो हमें इस 2016 में ऐसा आंदोलन देखना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जो आपको मिल पाती हैं शहरों में सिर्फ अंग्रेजी जानने से, लेकिन ये गुजरात के शहरों में नहीं होता। तो ये जो पटेल का आंदोलन था वो, और जो 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, ये मैं मानता हूं कि मोदी साहब वहां पर होते तो भी ये आंदोलन होता। और ये जो मुश्किलात खड़ी हुई है कि वहां पर नौकरियां नहीं हैं, खास तौर पे शहरी लोगों के लिए, ये बदलेगा नहीं। तो कोई भी आनंदीबेन की जगह जो भी आएगा, ये एक बड़ी मुश्किलात है, एक स्ट्रक्चरल चीज है ये, जो भाजपा के जो 20 साल हुए हैं गुजरात में, उसी समय में, उसी अरसे में हार्दिक भाई भी बड़े हुए हैं। तो ये जो मुश्किलात की पैदाइश है वो जड़ भाजपा की पॉलिसीज है। तो आनंदीबेन को बदलने से, किसी और को लाने से ये चीज बदलने वाली नहीं है। प्रशांत हमारे साथ हैं फोन पे। प्रशांत, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उस नाम में से कोई ना आए, या आरएसएस के बीच से जो आरएसएस का ज्यादा क्लोज हो वो आ जाए? रवि जी, मैंने आकार जी को भी मैंने सुना। हाँ। और आकार जी जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को देखा 12 साल तक। अब उसके बाद आप अपेक्षा रखें कि आने वाला नेता नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो किसी को भी आप बिठा दो वो विफल जाएगा लोगों के नजर में। जैसे इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस की हालत हुई, उसी दौर से अब भाजपा गुजरात में गुजर रही है। अब यहाँ का मतदाता हर नेता में नरेंद्र मोदी को ढूंढने की कोशिश करता है, और वो करिश्मा और यहाँ किसी नेता में नहीं है। अब सवाल ये है कि आनंदीबेन के बाद जिनके नाम सौरभ भाई ने गिनवाए कि रिलायंस के जो रिश्तेदार है सौरभ भाई, मैं मानता हूं कि मोदी साहब बहुत स्मार्ट है। वो जो भी करते हैं वो पूरी गिनती से करते हैं।
अपने लाभ के बारे में, अपने पार्टी के लाभ के बारे में खूब सोचते हैं, वो गुजरात सरकार पे रिलायंस का सिक्का नहीं लगने देंगे। मैं मानता हूँ एक ऐसा चेहरा आएगा, वो शायद दलित भी हो सकता है या आदिवासी भी हो सकता है। ये निर्णय लेने के पीछे सिर्फ गुजरात नहीं है, गुजरात के लिए तो वो निश्चिंत है कि गुजरात उनके हाथ से नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले यूपी के चुनाव में वो पिछड़ी जाति के लोगों के साथ है, ये दिखाने के लिए यहाँ कोई पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पे बिठाएंगे। पिछड़ी या दलित प्रशांत साहब? दलित भी हो सकता है या आदिवासी भी हो सकता है। अच्छा, कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है या राज्य से ही कोई हो सकता है इन दोनों में? मैं नरेंद्र मोदी साहब की कार्य प्रणालिका को मैंने 12 साल से बहुत नजदीक से देखा है। उनके पहले जब वो सक्रिय राजकारण में नहीं थे और महामंत्री थे तब भी मैंने देखा है। पत्रकार जो लिखते हैं उनको गलत ठहराने में उनको बहुत मजा आती है। गुजरात के एक आईपीएस अफसर ने मुझे कहा कि मेरा नाम पुलिस कमिश्नरेट में नहीं चल रहा, ऐसी आप स्टोरी चला दो। मैंने कहा उससे आपको क्या फायदा होगा? उन्होंने कहा आपकी स्टोरी गलत होगी और मुझे पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो मोदी साहब ऐसे कोई नए नाम को लेके आएंगे जिसके बारे में न तो गुजरात के पत्रकारों ने सोचा है, न तो भाजपा के नेताओं ने सोचा है। वो विधायक भी नहीं हो सकता। पर एक बात बताइए कि अनपेक्षित नाम मिलेगा जी, ये जो घटना हुई है, ऊना की जो घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, आकार साहब कह रहे हैं कि ये कभी भी भाजपा का वोटर नहीं रहा, पटेल समाज का वोटर जरूर रहा, लेकिन जब पाटीदार आंदोलन हुआ हार्दिक पटेल के नेतृत्व में, तब उन्होंने कितने सारे केस लाद दिए। तो अपनों के खिलाफ इतने सारे केस, हालांकि वो अब उन केस को हटाने की बात आनंदीबेन पटेल कर गई हैं, और जो आपका वोटर नहीं है उससे आप किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे गुजरात के बाहर संदेश देने के लिए। क्या इतना सब कुछ आसान होगा कि यूपी के लोग इस घटना को भूल जाएंगे कि अब कोई दलित मुख्यमंत्री गुजरात में पहली बार बन गया है और वहां पे सारी चीजें खत्म हो गई हैं, दलितों ने मरी हुई गाय उठाने का अपना आंदोलन वापस ले लिया? क्या इतना सब कुछ आसान लगता है प्रशांत साहब? क्या ये सब वो नहीं सोच रहे होंगे? मैं दो बातें बताना चाहता हूं। आकाश जी ने जो कहा कि पटेल वोटर्स है वो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रहा, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। 30 साल से 90 के दशक तक पटेल कांग्रेस के साथ था, दलित भी कांग्रेस के साथ था, लेकिन यहाँ पे गुजरात में जो नए समीकरण खड़े हुए 93 के बाद, अब गुजरात का मतदाता ये मानता है कि कांग्रेस यानी मुसलमानों की पार्टी और भाजपा यानी हिंदू की पार्टी, इसका फायदा भाजपा ने खूब उठाया, आज भी वही फायदा उठा रही है। और मजबूरन जो वोटर बीजेपी से नाराज है वो भी भाजपा को इसलिए मत देता है कि वो मानता है कि कांग्रेस को मत देने का मतलब है कि मुसलमानों की फेवर करना। तो ये जो खौफ है, ये पटेलों में भी वही खौफ है, वो दलितों में भी यही खौफ है, और उसी कारण ये वोट बीजेपी को जाते हैं। पटेल वोटर ये मानते थे कि अगर हम हट जाएंगे तो भाजपा हार जाएंगी, लेकिन पंचायतों के चुनाव में पटेल ये साबित करने में विफल रहे। पटेलों की नाराजगी के बावजूद भी पंचायत में वो काफी नुकसान नहीं कर पाए। अब आकार साहब, आप प्रशांत की इस बात से आप सहमत हैं कि मीडिया हेडलाइन को गलत साबित करने के लिए जो भी दो पटेल के नाम चल रहे हैं, नितिन या सौरभ, या उससे वो एक ऐसा मुख्यमंत्री बिठा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक संदेश दे सकता है? तो अब तो अमित शाह का भी नाम कट गया, वैसे भी नहीं था एक तरह से मजबूती से, या सौरभ पटेल और नितिन पटेल भी बाहर हो जाते हैं? नहीं, जो प्रशांत जी ने कहा बिल्कुल ही ठीक कहा। दोनों चीजें, एक तो ये कि गुजरातियों के मन में भाजपा और कांग्रेस का जो रुख है कि एक
हिंदुओं की पार्टी है, एक मुसलमान की पार्टी है, इसको छूना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही ठीक बात है ये। दूसरा ये कि मोदी जी बहुत, एक तो अपने करीब से वो खेलते हैं, किसी को एक अंदाजा नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं, खास करके मीडिया को। तो मेरा ये मानना, जैसे कि मोदी जी खुद विधायक नहीं थे जब उनको सीएम बनाया गया 2001 में, वैसे ही ये बिल्कुल ही मुमकिन है कि कोई बाहर से कोई ऐसा शख्स आए। मैं नहीं मानता कि कोई दलित चेहरा होगा, मैं नहीं मानता कि कोई आदिवासी चेहरा होगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा और जैसा कि मैं मानता हूं, मोदी जी जो चाल चलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो चाल चलने वाले हैं, और जो नतीजा होगा जो 2 साल पहले जो हुआ था, तब मुझे ये याद है कि नितिन भाई का नाम सबसे आगे था तभी, कि वो सीएम बनेंगे तो वो, और एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। लेकिन हुआ ये कि आनंदीबेन आ गई। कोई बाहर से आएगा हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गुजरात के कैबिनेट में से ही होगा कोई, और 99% शायद कोई पटेल ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रशांत, थोड़ा सा समय बचा है, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें आरएसएस की कोई भूमिका है गुजरात के मामले में? देखिए सर, जैसे मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री हुए, हाँ, तब से मैं कहूंगा थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन पूरे देश में आरएसएस पैरालिटिक हो चुकी है। आरएसएस की खुद की कोई आवाज ही नहीं रही। आरएसएस वही बोलती है जो मोदी साहब बुलवाना चाहते हैं, आरएसएस वही सुनती है जो उनको मोदी साहब सुनवाना चाहते हैं। तो आरएसएस का रोल होगा ये कहना बहुत गलत ही होगा, क्योंकि मोदी साहब जो चाहेंगे वही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।